नहीं तो हम क्यों आया है? करने का कोशिश तो था ना, क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन के इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था, आपको आना चाहिए था वहां पे। विदाउट एनी विटनेस वो लोग खुल के थोड़ा आदमी भेज दिए, वो पोस्टल बैलेट में कम कर रहे हैं। तो मई का महीना आ चुका है। बीजेपी ने नारा दिया था, अमित शाह बोलते रहते रैलियों में 4 मई दीदी गई। क्या होगा पश्चिम बंगाल में, किसकी सरकार बनेगी? दीदी रहेंगी या दादा आएंगे? 61 घंटों के बाद बंगाल में वोटों का पिटारा खुल जाएगा। 1 लाख के करीब ईवीएम मशीनों में करीब 10 करोड़ बंगालियों का सियासी भविष्य छिपा हुआ है। लेकिन कल रात से लेकर आज तक बंगाल की सियासत कैसे गरमाई हुई है, पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी हर खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको पता होना चाहिए। पहली बार पश्चिम बंगाल में अनाउंस किया गया है कि रीपोलिंग होगी, पुनर्मतदान होगा। सेकेंड फेज के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा मतदान की घोषणा की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि 15 बूथों पर कल सुबह ये वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर असेंबली के 4 पोलिंग स्टेशन पर ये वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे मतदान का काम शुरू होगा, शाम 6 बजे तक चलेगा और इसके मतपत्र भी एक साथ ही ईवीएम की जो काउंटिंग है वो भी 4 तारीख को ही होगी यानी। लेकिन चुनाव अधिकारियों को तुरंत तैयारी करने और इस सूचना के प्रचार करने के निर्देश दिए गए ताकि कल सुबह इस इलाके के लोग 7 बजे दोबारा पुनर्मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फाल्टा की वो शिकायत जिसको अमित मालवीय ने ट्वीट किया था कि बीजेपी के नाम के आगे टेप लगा दिया गया, उस पर अभी चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया है, वो जांच चल रही है। आज दिन भर बंगाल में स्ट्रांग रूम से ऐसी ही तस्वीरें आज सामने आ रही थी। हर तस्वीरों में भारी सुरक्षा बल दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा था न जाने कितनी ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ेगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती स्ट्रांग रूम के बाहर कल मचे बवाल के बाद की गई थी। कोलकाता में 7 स्ट्रांग रूम के बाहर धारा 163 भी लागू की गई है, यानी स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। कल रात के बवाल से आज भी कोलकाता का सियासी पारा दिन भर चढ़ा रहा। आज क्या क्या हुआ ये सब आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले बवाल कैसे शुरू हुआ ये आप समझ लीजिए जिन्होंने इस खबर को कल तक अभी तक नहीं देखा था। ये जो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, विवाद इसी से शुरू हुआ है। टीएमसी ने इसे अपने एक्स हैंडल से कल रात 8:31 पर पोस्ट किया। टीएमसी ने दावा किया कि इस फुटेज में दिख रहे लोग स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम क्या है जान लीजिए। स्ट्रांग रूम मतलब चुनाव खत्म होने के बाद जो तमाम मशीनें आती हैं या अगर बैलेट बॉक्स हैं वो लाके जहां बंद करके रखे जाते हैं, निगरानी में रखे जाते हैं, स्ट्रांगली पैक्ड रूम होता है, मतलब वहां पे कोई आ जा नहीं सकता है चुनाव आयोग के अधिकारियों के अलावा, उसको स्ट्रांग रूम कहते हैं। टीएमसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम के भीतर कोई छेड़खानी कर रहा है। यह दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है, ये टीएमसी का आरोप था। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिना अधिकृत पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोल रही है। यह खुला चुनावी घोटाला है जो चुनाव आयोग की जानकारी और संरक्षण में किया जा रहा है। संगीन आरोप टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए। ये फुटेज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के पास खुदीराम अनुशीलन केंद्र में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम का होने का दावा किया गया। इसके बाद यह पूरा विवाद हंगामे और नारेबाजी में बदल गया। टीएमसी के नेता कुणाल घोष और उनके साथ टीएमसी के एक और वरिष्ठ मंत्री शशि पांजा मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठकर प्रोटेस्ट करने लगे। सीईओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलेट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया। और हम
और जैसे ही टीएमसी ने इस पर प्रोटेस्ट किया, मौके पर टीएमसी के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां इकट्ठा होने लगे। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। लोगों का जमावड़ा बढ़ता देख बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया। करीब रात 8 बजे ममता बनर्जी भी इस तमाम हंगामे के बाद अपने कोलकाता के घर से निकली और शेखावत मेमोरियल स्कूल के ईवीएम के स्ट्रांग रूम पहुंच गई। ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के अंदर मौजूद रही। वो उम्मीदवार हैं, वो स्ट्रांग रूम के भीतर जा सकती हैं। ये चुनाव आयोग की परमिशन है तमाम उम्मीदवारों को। देर रात करीब 12 बजे जब वो स्ट्रांग रूम से बाहर निकली, तब उन्होंने कहा अगर ईवीएम लूटने और काउंटिंग में हेरा फेरी की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। सुनिए ममता दीदी। पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। नहीं दादा, जिस तरह से पूरा परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, सेकंड फेज में क्या कहना चाहेंगे? 90% हिंदू खोल के वोट किया क्या? अब सरकार बनना तय है। कितना बार बोलूंगा? चुनाव आयोग का प्रोटोकॉल जान लीजिए कि आखिरकार जब ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं तब क्या नियम कायदे होते हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर और गलियारों पर 24 घंटे सीसीटीवी फुटेज रहता है, सीसीटीवी की नजर रहती है। सीसीटीवी की लाइव फीड बाहर बैठे राजनीतिक दलों के जो एजेंट्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, एक बड़ी स्क्रीन पर उनको दिखाया जाता है ताकि वे संतुष्ट रहें कि अंदर सब ठीक ठाक है। कैमरों की रिकॉर्डिंग का बैकअप तक रखा जाता है ताकि भविष्य में किसी भी विवाद होने पर उस सबूतों को कोर्ट में दिखाया जा सके, सामने लाया जा सके। उसकी एक टाइम लिमिट भी तय करी हुई है। टीएमसी के मुताबिक स्ट्रांग रूम के बाहर लगी स्क्रीन से ही उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें कुछ लोग छेड़खानी करते हुए दिखाई दिए। इसी वीडियो के आधार पर टीएमसी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही है। टीएमसी का कहना है कि जब स्ट्रांग रूम खोला गया तब हमें नहीं बताया गया। स्ट्रांग रूम में कौन कौन था, क्या कर रहा था, इसकी जानकारी नहीं दी गई। ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से यह सब किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। 7 ईवीएम स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित और सील्ड हैं। सीलिंग उम्मीदवारों, एजेंट्स और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में की गई है। वीडियो में दिखी गतिविधि ईवीएम की नहीं है, पोस्टल बैलेट की प्रोसेस का हिस्सा थी। कल रात के हंगामे के बाद आज सुबह से ही स्ट्रांग रूम के बाहर जबरदस्त से फोर्सेस की तैनाती की गई ताकि लोगों के मन से यह शक शुबा मिट जाए कि किसी भी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज देखने नहीं दी जा रही है। अब एक और नया आरोप टीएमसी ने लगा दिया है। इसके अलावा उन्हें पार्टी के लिए बनाए गए मॉनिटरिंग रूम तक जाने नहीं दिया जा रहा है, ये भी टीएमसी कह रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रशासन ने इसके लिए एंट्री पास जारी किए हैं, जिनके पास एंट्री पास है वो जा सकते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले धांधली के आरोपों ने सियासी माहौल को आज भी गरमाए रखा। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी हार रही है, इसीलिए इतना हंगामा कर रही है। वहीं टीएमसी के सांसद सौगत राय ने तो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए मामले को वो गुजरात तक लेकर चले गए। सुनिए जरा। ऑब्वियसली कुछ लोग काउंटिंग प्रोसेस को टेम्पर करने चाहते हैं, इसीलिए सब हुआ। हम ये भी देखा कि शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, जहां मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग होगा, वहां कुछ गुजरात से आए हुए लोग वाहन में स्लोगन उठा रहे हैं। बीजेपी अगर जानबूझकर कर रहे हैं, इसका भीतर अगर कोई साजिश है तो बोलने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है और उसका पास भी काला कोर्ट है, वो खुद जा सकती है। पश्चिम बंगाल में इस बार ऐतिहासिक मतदान हुआ। हिंदुस्तान की आजादी मिलने के बाद इतना बड़ा मतदान किसी भी बड़े राज्य में नहीं हुआ, 93% के आसपास। चुनाव आयोग के मुताबिक 92.93 एग्जैक्टली 92.93% जनता ने अपनी मनपसंद सरकार चुनने के लिए इस बार वोट डाला है। लेकिन
काउंटिंग शुरू होने से पहले, मतगणना शुरू होने से पहले स्ट्रांग रूम के बाहर आधी रात को हुए हंगामे से कई सवाल चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर खड़े हुए हैं। पहला सवाल यह कि अगर स्ट्रांग रूम के अंदर रात में कोई भी आधिकारिक कार्य होना था तो सभी पार्टियों को, उम्मीदवारों को, उनके एजेंटों को इसकी लिखित सूचना समय रहते क्यों नहीं दी गई। टीएमसी का आरोप है चुनाव आयोग पर कि उन्हें 3:30 बजे ईमेल भेजकर बताया गया कि 4 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। इतने कम समय में वो कैसे मौके पर पहुंच सकते थे? ज्यादा समय नहीं दिया गया। सवाल यह भी है कि जब मुख्यमंत्री और अन्य उम्मीदवार केंद्र पर पहुंचे तो शुरुआत में स्ट्रांग रूम में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। क्यों रोका गया? उम्मीदवारों को तो जाने की परमिशन होती है, और किसके निर्देश पर रोका गया, यह भी इल्जाम लग रहा है। सवाल टीएमसी पर भी उठाए जा रहे हैं कि क्या टीएमसी काउंटिंग से पहले इस तरीके के आरोप लगाकर विक्टिम कार्ड खेल रही है? क्या वो कोई केस तैयार कर रही है आने वाले दिनों के लिए कि अगर कल कहीं चुनौती देनी पड़े तो ये दिखा सके? सवाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल पर भी उठे कि हंगामे के कई घंटों तक उनका स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया। अगर वो फौरन एक्टिव हो जाते और बवाल को बढ़ने से वो रोक सकते थे, अगर वो बयान जारी कर देते या खुद मौके पर मौजूद होते। मनोज अग्रवाल 1990 बैच के बंगाल काडर के आईएएस अधिकारी, पता होना चाहिए कौन है मनोज अग्रवाल साहब। 11 अप्रैल को टीएमसी ने, जब चुनाव चल रहा था, मनोज अग्रवाल की चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी, जिसमें उन्होंने उन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप टीएमसी ने लगाया था। अब क्यों लगाया था? मनोज अग्रवाल के काम करने के तरीके पर सवाल पहले भी उठे हैं। एक अतीत है, जान लीजिए। जब मनोज अग्रवाल साहब डीडीए यहां दिल्ली में, दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त थे, तब सीबीआई ने 2013 में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस में एक चार्जशीट दाखिल की थी। निचली अदालत से वो बरी हो गए थे, ये भी सच्चाई है, लेकिन इसके खिलाफ सीबीआई 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में अपील में चली गई और अभी भी ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है, जहां पर यह तय होना है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनोज कुमार अग्रवाल साहब दोषी हैं या निर्दोष हैं। लोकतंत्र में चुनावों की सबसे अहम भूमिका होती है। यह सिर्फ वोटों की गिनती नहीं, बल्कि उस भरोसे की गिनती है जो एक नागरिक अपनी सरकार और व्यवस्था पर करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को ये शक्तियां दी गई हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। जब एक आम आदमी वोट डालने जाता है तो उसे ये विश्वास होना चाहिए उसका वोट सही जगह गिरा है और उसकी गिनती भी सही ही होगी, क्योंकि एक वोट ही सब कुछ तय कर सकता है। और हम बार बार पूरा कैंपेन लोकतंत्र को जिंदा रखने का यही कहते हैं कि आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आयोग की किसी भी प्रक्रिया पर सवाल उठता है, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठता है, तो वो केवल एक पार्टी की शिकायत नहीं होती, बल्कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होता है। और ये बहुत जरूरी है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तमाम शक व शुबा से ऊपर रहें और ये साफ साफ रहें कि वो निष्पक्ष हैं और वो सबके साथ खड़े।